आपके साथ मयंक श्रीवास्तव और आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी नीमच जिले के युवा अध्यक्ष पवन पाटीदार। आज अवसर मुझे इनके साथ बात करने का मिला और देश में जो कृषि कानून वापस सरकार ने लिया, एक बड़ा मुद्दा देश में, विपक्ष इसको जिस तरीके से बात कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी मुद्दा वापस लेना, तमाम ऐसे सवाल खड़े हुए हैं। आज इस बात को लेकर मैं पवन पाटीदार भाजपा जिलाध्यक्ष से बात करना चाहता हूँ। पवन जी, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मेरे जेटीवी नेटवर्क पे। आज आपने मुझे समय भी दिया। देश में एक तरीके से जो कृषि कानून उस सरकार ने उसको वापस लिया, भाजपा किस नज़र से उसको देखती है? महेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप आज इस चर्चा को लेकर और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं। आपका स्वागत करता हूँ जी। वापस लेना ये प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदनशीलता दिखाता है। कृषि बिल वापस लेने के पीछे और कृषि बिल लाने के पीछे दोनों बातों को हमको समझने की आवश्यकता है कि कृषि बिल लाया गया, कृषि बिल राष्ट्र हित में लाया गया, वापस लिया, राष्ट्र हित में लिया, कृषि बिल राष्ट्र हित में वापस भी लिया गया। अब राष्ट्र हित के दूरगामी परिणाम देखते हुए कृषि बिल लाया गया था। ये मजाक नहीं हुआ? ये मजाक नहीं हुआ। इसके पीछे आज जो लाया गया, हाँ, आप लाने का पहले आप उसको लाने का उद्देश्य लाया गया तो किस कृषि को लाभ का धंधा बनाना, इसको लेकर लंबे समय से कई सरकारों ने अपने अपने तरीके से चर्चाएं छेड़ी, अपने अपने तरीके से काम करने के प्रयास भी किए, परंतु कोई भी चुनौतीपूर्ण फैसला करना कृषकों के हित में, आने वाली कृषि के भविष्य के हित में, वो मोदी जी का ही मादा था कि उन्हें 3 कृषि कानून लाकर और कृषि को लाभ का व्यापार, लाभ का धंधा बनाना, कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के कारण से स्वाभाविक रूप से जब माल एक है और लेने वाले अनेक हैं तो उसके भाव भी बढ़ते हैं। और उस चीज़ को लेकर सरकार, कई कृषि वैज्ञानिक, कृषि को जानने वाले लोग वो किसानों के पास गए, किसानों को से व्यक्तिगत बातचीत भी करी, किसानों से सामूहिक रूप से बातचीत भी करी और किसानों को इस बात को समझाने का प्रयास लगातार किया गया कि ये जो 3 कृषि कानून हैं ये आपके हित के हैं, आने वाले कृषकों के भविष्य निर्माण को लेकर हैं। और सारे प्रयास जो किए जा सकते थे भाजपा संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, जानकारों के माध्यम से, वो सारे किए गए। तो करने के बाद एक बहुत बड़ा धड़ा किसानों का ऐसा भी था जिसने उसका स्वागत किया, अभिनंदन किया और इस बात को वो लोग समझे कि कृषि कानून जो लाए हैं वो अच्छा है और स्वागत योग्य है। और अब जब हम वापस लेने की बात करें, क्योंकि लाए तो पूरे उसी सोच के साथ लाए, पवित्र भाव के साथ लाए, कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए लाए और कृषकों के जीवन के उत्थान की दिशा में लेके आए। और अगर अपन देखें तो छोटे किसानों के लिए तो वो बहुत ही लाभकारी कृषि में पूरा आपका कानून था, ये राष्ट्र हित में था, किसानों के हित में था। किसानों के वापस लेने में कितना नुकसान हुआ? वापस लेने में निश्चित रूप से लंबे समय की बात करें तो, लंबे परिणामों की बात करें तो नुकसान है। लेकिन ये जो सारे आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारी जो नेतृत्व कर रहे थे, आंदोलन में आने वाला किसान मासूम था, आंदोलन में शामिल होने वाला जो किसान था वो कहीं न कहीं उन आंदोलनकारियों के द्वारा भ्रमित किया हुआ किसान था। और इसीलिए वो जो कुछ किसान थे उनको समझा पाने में, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनको समझा पाने में थोड़ी सी सरकार और जो सभी लोग थे जो कहीं कहीं देशभक्त लोग थे और सही दिशा में देश को ले जाना चाहते थे, वो उन किसानों को समझा पाने में असफल रहे थे। कानूनों का ये कौन लोग थे जो भ्रमित कर रहे थे? उनको करने वाले लोग थे। निश्चित रूप से हम इस बात को समझ रहे हैं, जो कई ऐसे किसान जो किसान नहीं व्यापारी हैं, जिनको ये मालूम था कि अगर इस प्रकार से खुली मंडियां होगी तो हमारे हित प्रभावित होंगे। तो ऐसे कई व्यापारी टाइप के जो लोग थे, जिन लोगों ने कहीं के, हमने इस बात को देखा कि किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों पर ही अत्याचार हो रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है
और एक दलित भाई जो 3-4 दिन 5 दिन से लगातार उनकी सेवा कर रहा, उसी को उल्टा लटका कर मारा जा रहा। किसान आंदोलन के अंदर ही कुछ इस तरह के लोग थे जिनने महिलाओं के साथ भी दुराचार किया। तो कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ 2-5% लोग निश्चित रूप से ऐसे थे जो गड़बड़ चाह रहे थे। देशी ताकतें जो थी वो उसमें शामिल हो रही थी। उस तरह के लोग अंदर थे जो आने वाले भविष्य में किसान आंदोलन की आड़ लेकर और कई ऐसी गतिविधियां चलाना चाहते थे जिसके कारण से बड़े नुकसान के होने की संभावना थी। कहीं न कहीं जातिवादी जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा। वो जो सारे प्रयास थे उन सारे प्रयासों को और कहीं कहीं उसको सफलता मिल सकती थी। आज जो लाभ कृषि कानूनों के माध्यम से हो सकता था उससे बड़ा नुकसान हमको उन सब गड़बड़ लोगों के माध्यम से अगर गड़बड़ फैलाई जाती तो हो सकता था समाज के बीच में, देश के बीच में किसी प्रकार के कोई दंगे भड़कने की संभावनाएं बन सकती थी। ऐसी कई सारी चीज़ें अंदर ही अंदर जो देश विरोधी ताकतें हैं वो प्लान कर रही थी। इसलिए आज की आवश्यकता उस चीज़ को तोड़ने की अधिक थी। इसलिए कृषि कानून को लेना उस दृष्टि से भी आवश्यक हुआ। और कुछ किसान भाई जो हमारे उससे कहीं न कहीं हम समझाने पाने में असफल हुए, तो कुछ किसान भाई असंतुष्ट थे। तो उस दृष्टि से भी कि जिस दिन वो समझने की दिशा में आएंगे उस दिन पुनः विचार किया जाए। मैं पवन जी आपसे एक बात करना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सशक्त प्रधानमंत्री, सीएम रहे गुजरात के, कठोर फैसले लिए, सब मान्य हुए, देश के प्रधानमंत्री बने, 303 सीटें लोकसभा में आपकी है, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है। विदेशों में नरेंद्र मोदी को एक इमेज के साथ देखा जाता है। भारत की इतनी बड़ी इमेज बनी। आपने धारा 370 को खत्म किया, आतंकवाद को समाप्त किया। क्या चंद लोगों को आप सबक नहीं सिखा पाए, यानी कि आप कमजोर साबित हुए? देखिए, मैंने इसी बात को आपको पहले कहा कि चंद लोगों को सबक सिखाने की दिशा उनको आप रोक नहीं पाए, टेकना पड़े। मैंने आपको पहले कहा कि ये किसके किसानों हित की आप बात कर रहे हैं। उन चंद लोगों को आप सबक सिखा देते तो शायद ये आंदोलन नहीं होता। आप उस बात को समझने की कोशिश करें। चंद लोगों की ढाल कुछ मासूम किसान थे। उन चंद लोगों की जो सरकार इतनी पावरफुल है ना आपकी, तो सरकार पावरफुल है, पर मासूम किसानों के की बलि चढ़ाकर अगर उन लोगों तक पहुंचना पड़ता तो कहीं कहीं उन किसानों की तरफ देखकर मैंने जो मेरी बात में आपसे कही कि कहीं न कहीं वो जो किसान उस कानून को समझ नहीं पाए थे, उन कानून के दूरगामी जो अच्छे परिणाम आने थे उसको नहीं समझ पाए थे। चलिए, समझ गया। किसान कानून को नहीं समझ पाए और जिन किसानों ने कानून को समझा उन्होंने स्वागत किया। अगर कल वो सड़कों पे आ गए तो क्या करेंगे आप? जो समझ गए वो अगर सड़कों पे आए तो हाँ, वो कहेंगे यार ये कानून वापस लेके तो हमारा तो गला घोट दिया। देखिए, जो जिन्होंने सम्मान किया, जो आपने ने कहा, जो देश की हित की बातों को समझ जाता है, हाँ, आप समझिएगा बात, हाँ, जो देश हित की बातों को समझ जाता है वो क्यों निर्णय किए गए और किन संभावनाओं से जिनसे अधिक नुकसान हो सकता था। जैसे मैंने कहा कि अगर समाज से समाज बढ़ जाते हैं, कई उन आंदोलनों के माध्यम से कोई बड़ी व्यू रचना ऐसी रची जा रही थी कि जिससे अधिक नुकसान देश का हो सकता था। आने वाले समय में कोई एक दिशा, कोई भली पर्टिकुलर क्षेत्र हो, किसी दिशा में समाज उन आंदोलनों के कारण से विभाजित किया जा सकता था। तो जो लोग आज कृषि कानून को समझे हैं, इस बात को भी समझते हैं कि कृषि कानून वापस लेने से निश्चित रूप से कुछ नुकसान किसानों का है, परंतु आज वो रोकना जरूरी है जिसे रोकने की आज आवश्यकता है। साल तक लगातार आपका ये चला। 26 जनवरी को प्रदर्शन दिल्ली में होता है। 700 किसानों की, उसमें मासूम किसान जो आपने बोला उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद मोदी सरकार निर्णय लेती है कि हम कानून वापस ले रहे हैं। किसानों की आंकड़े कैसे निकाले? टीवी चैनल पे बोल रहे हैं। उन्होंने आंकड़े कहाँ से निकाल लिए? और तो क्या कोई उसमें किसी की मौत नहीं हुई? किसी की मौत नहीं हुई। मयंक जी, मौत के कारण क्या हुए? ट्रैक्टर कौन लोग अंधाधुंध चला के लाए? क्या सरकार की बर्बादी? मैं वही तो कह रहा हूं, नहीं कर पाए। कमजोर सरकार आपकी देश में। आपने बीच में कहा कि कंट्रोल करना, तो चूंकि सीए के समय में भी आपने देखा था हाँ, कि उपद्रवियों ने क्या स्थिति करी थी, उसके बाद भी सरकार ने उनकी क्या किस जगह लाके खड़ा किया, क्योंकि वो परिस्थिति अलग थी। और यहाँ की परिस्थिति मैंने जैसा कि आपको कहा कि उसमें बड़ी संख्या में वो मासूम किसान थे जिन किसानों की कीमत पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। इसलिए कहीं कहीं सरकार को दो ही दृष्टि से देखते हुए ऐसा करना पड़ा
नहीं तो मोदी जी जैसे मजबूत आदमी के लिए और देश भक्त जो उनकी हमेशा सोच रही है और नेशन फर्स्ट के जो उनके भाव रहे हैं, ऐसे भाव रखने वाले आदमी के लिए वो सारी चीज़ें नियंत्रित करना बड़ा आसान है। पर कहीं न कहीं दृष्टि को दोनों तरफ से खुला रखते हुए ही निर्णय लेने पड़ते हैं। और जहाँ कानून इतने अच्छे काम आपकी मोदी सरकार कर रही है, बाई इलेक्शन अभी हुए, देखिए, हारना और जीतना आईना नजर आ गया भाजपा को, हम किस मुकाम पे खड़े हैं, कुछ लोग किस स्टेज पर हम खड़े हैं, ये आईना भाजपा को नजर आ गया। कुछ लोग वो सिर्फ सरकारें बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए। हाँ। और दुर्भाग्य है हमारे इस देश का, हाँ। कि बरसों से राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस ने लंबे समय राज किया, तो सिर्फ राज करने के लिए, सरकार बनाने के लिए नीतियां बनाई कि हमारी सरकार बन जानी चाहिए। चाहे विभाजन हो जाए, जातियां जातियों से लड़े, हिंदू मुस्लिम से लड़े। आप भी तो वही कर रहे हो, आप भी वही कर रहे हो ना। मध्य प्रदेश में आपने सरकार कैसे बनाई अभी? कांग्रेस को तोड़ के सरकार बनाना, उनने विचारधारा को जब अपनाया, वो एक अलग बात है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो गलत। देखिए, जो मैं आप तो ये बताएं कि इतने सालों में हम इतनी सड़कें गिनवा, जो आदिवासी क्षेत्रों में बनी होगी, हम इतने घर गिनवा सकते हैं जो जिन गरीबों को पिछले 50-60 साल से छत नहीं मिली होगी, उन्हें छत देने का काम किया। हम इतने ऐसे परिवार गिना सकते हैं, ऐसे बच्चे गिना सकते हैं जो शिक्षा से वंचित थे, और उन्हें शिक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किया गया। देखिए, काम करना और काम करते वक्त मात्र सरकार बनाना, जैसे मैंने कहा कि नेशन फर्स्ट, देश पहले, पार्टी बाद में, सरकार बाद में, सबसे पहले देश। जो सबसे पहले देश सोचेगा वही निर्णय कर पाएगा। जो सबसे पहले देश सोचेगा वही 370 हटा पाएगा। 370 किसका सपना था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मात्र सपना नहीं था, इस पूरे देश का सपना था। जो सीएए जैसा कानून लाकर जो लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो परेशान थे, पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, वहां से भागकर आए, उसके बाद भी उनके पास यहाँ की नागरिकता भी नहीं थी, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरने वाली कांग्रेस ने, गांधी जी ने उस समय कहा था विभाजन के समय कि अगर कोई भी हिंदू पाकिस्तान में परेशान होता है तो उसकी चिंता भारत की सरकार करेगी। भारत में अगर कोई मुस्लिम परेशान होता है तो उसकी चिंता भी पाकिस्तान की सरकार करेगी। लेकिन भारत में कोई मुस्लिम परेशान नहीं हुआ। यहाँ भाईचारे के साथ सदैव उनको अपनाया गया। उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ हम किसी अलग देश में, और एक देश के भाव से हिंदू मुस्लिम भारत में रहता है। पर अन्य देशों में जब हमारा हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई, ये जब परेशान हुए, प्रताड़ित हुए, यहाँ आए, तो इतने लंबे समय में जिसके नाम पे वोट कांग्रेस ले रही थी, तो उनका सपना पूरा करना क्या कांग्रेस का कर्तव्य नहीं था? पर कांग्रेस ने नहीं किया। जो अच्छा काम है हम करेंगे, राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर करेंगे। ये अगर करने की दिशा में किसी ने बहुत मजबूत कदम उठाए हैं तो वो या तो अटल जी ने उठाए थे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक सवाल और खड़ा होता है कि आपका, मैं वापस कृषि कानून बिल पे आपका आता हूँ, तो जब ये बिल बना था क्या इसमें एक्सपर्ट नहीं थे? सब एक्सपर्ट थे। एक्सपर्ट थे तो फिर स्थितियां क्यों बनी? किसानों से क्यों नहीं पूछा गया? देखिए, अब ये बिल आ रहा है, इस बिल में ये ड्रॉबैक है, ये फायदे हैं, ये नुकसान है। एक्सपर्ट भी कहीं से मोदी सरकार में कमी रही? ये पूरी की पूरी राज्यसभा, लोकसभा, सब में चर्चा के बाद बिल लाया गया। बिल्कुल, पूरी खुली चर्चा हुई। पर एक्सपर्ट होते हैं ना उसके अलावा भी, जो किसानों के बीच में जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, पूछते हैं हम ऐसा बिल ला रहे हैं, इसमें कहीं ड्रॉबैक है? वो सारी चीजें सरकार ने की है। हाँ। और वो सारी चीजें सरकार करती है। हाँ। और करने के बाद ही सरकार बिल लेकर आई है। खुले मंच पर विचार हुए, विचार होने के बाद बिल लेकर आई है। तो अगर कोई कहता है कि बिल ऐसे ही आ गया तो बगैर चर्चा के न तो लोकसभा से पास होता है न राज्यसभा से कोई बिल पास होता है। अच्छा पवन जी, जिस तरीके से ये बिल वापस आपकी सरकार ने लिया, मोदी जी ने कदम पीछे हटाए, कल चल के जीएसटी तमाम जो आपने से कानून लाए उसके लिए पब्लिक आएगी तो वो सब वापस हो जाएंगे। देखिए, मोदी जी बेरोजगार भी सड़क पर आ सकते हैं, बेरोजगार भी सड़क पर आ सकते हैं, हम बेरोजगार हैं तो रोजगार चाहिए। अलग तरीके से देखना पड़ेगा महेंद्र जी। मोदी जी ने कदम पीछे हटाए कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति ने आकर और समाज के लिए, देश के लिए, भारत में कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व आकर और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अगर माफी मांग रहा है तो उसको हम अगर कदम पीछे रखना कह देंगे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकती है, और कम से कम समझदार लोगों के लिए तो नहीं हो सकती है।
कि हमको उस नज़रिए से देखना पड़ेगा कि क्यों कहा। कोई मोदी जी को कोई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आके कहने की जरूरत नहीं। पहले रात को 8 बजे आते थे, सिलेबस चेंज हो गया, सुबह 9 बजे आ गए प्रकाश पर्व पे, लोगों का ये क्या हो गया? तो मोदी जी ने सिलेबस ही पूरा चेंज कर दिया। ये तो रात को 8 बजे आते थे हर मामले में। देश की आवश्यकता है। जिस आपने सिलेबस पे बात करी, ये भी बहुत अच्छी बात करी। हम लोग वो पढ़ाए जा रहे हैं जिसमें गुलामी छुपी है। हम लोग वो पढ़ाए जा रहे हैं जिसके अंदर देश का जो मूल है वो कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा। सिलेबस को बदलना, शिक्षा पद्धति को बदलना, शिक्षा के अंदर सब्जेक्ट बदलना, ये इतना आवश्यक है। नहीं तो बच्चे वो सारी चीज़ें सीखते जाएंगे और गुलामी से बाहर निकल नहीं पाएंगे। उन लोगों को ग्रेट कहते रहेंगे जिन लोगों को ग्रेट नहीं कहना चाहिए, और उन लोगों को चूहा कहते रहेंगे जिन लोगों को महान कहना चाहिए। तो इसलिए शिक्षा पद्धति में बदलाव तो बड़ा आवश्यक है। ये भी आपने जो विषय कहते कहते कह दिया, इसलिए कह रहा हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल अच्छी बात करी आपने करी मेरे से। एक और पवन जी, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ कि चुनाव सर पर है कुछ प्रदेशों के, और जो परिणाम बाई इलेक्शन के आए हैं, तो कहीं नहीं ये तो लगता है कि भाजपा को लोगों ने नकार दिया, वरना ये परिणाम नहीं आते। आपके सारे कानून अच्छे हैं, सारी योजनाएं आपकी बहुत अच्छी है, मोदी जी सीने में बैठे हुए हैं, तो ये परिणाम ऐसे क्यों आते? ये जवाब दीजिए आपने। देखिए, परिणाम के पीछे ये बात सही है कि बहुत बार व्यक्तिगत जो मुद्दे रहते हैं या स्थानीय जो मुद्दे रहते हैं, वो स्थानीय मुद्दे बड़े मुद्दों से भी हावी हो जाते हैं, और कहीं के हम उनको समझा पाने में या तो लेट हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण चुनाव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्दों का भी बड़ा अपना एक इम्पैक्ट रहता है। और अपन विकास की बात करें तो हम इस बात को भी जानते हैं, जिसको मैं बहुत खुले रूप से कहना चाहूँगा, कि विकास मात्र पर चुनाव नहीं होते हैं। हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, विकास पे चुनाव नहीं जीते जाते, मात्र विकास में चुनाव जीते जाते हैं। चुनाव विकास भी एक कारण है। जीते क्या पे जाते हैं फिर? नहीं, जीते कहीं पे नहीं जाते। जैसे बहुत सारे स्थानीय छोटे बड़े ऐसे मुद्दे हो जाते हैं, कोई स्थानीय ऐसा विषय हो जाता है जिसको लोग प्राथमिकता दे देते हैं, कोई छोटा बड़ा, जिस विषय से ज्यादा बड़ा वो विषय अगर अपन दूरगामी सोच रखते हुए देखेंगे तो, पर जो जैसा डाइवर्ट कर ले, तो बहुत बार अगर विरोधी दल उसको डाइवर्ट करने में सफल हो गया तो छोटी बड़ी चीजें प्रभावित हो जाती है, पर ओवरऑल चुनाव में वो सारी चीजें काम नहीं करती है। पवन जी, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष, आपने अपनी पार्टी को बहुत अच्छे से कवरेज तो कर लिया, बिल्कुल फ्रेम करके आप मुझसे बात कर रहे हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव तय करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं वो देश की दिशा तय करते हैं। चुनाव आने वाले उत्तर प्रदेश में आपने डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिए, किसान बिल वापस हो गया, ये डर तो पार्टी को है, वोट की चोट खतरनाक होगी कि हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। देखिए, डर कुछ नहीं होता। एक राजनीतिक, आप सुनिए, उत्तर प्रदेश तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप सुनिए, एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, हम भी एक राजनीतिक दल है। हम भी एक राजनीतिक दल है। अगर कहीं पे किसी कारण से जनता पर कोई बोझ ज्यादा है तो वो सोचना भी, अगर हम सरकार में बैठे, चुनाव के बाद सोचा आपने डीजल पेट्रोल के दाम कम करना, ये पहले भी कर सकते थे। ये आपका सोचना है। पब्लिक बोलती है ना सर। नहीं, पब्लिक बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पब्लिक तो हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, और इस बात 200 का पेट्रोल होगा तो भी जनता आपके साथ रहेगी। इस बात को आप समझिएगा। नहीं, 200 का पेट्रोल हुआ नहीं तो अपन उस बात को नहीं करेंगे। नहीं, कहते हैं ना आपके पार्टी के कार्यकर्ता 200 का तो भी तो मोदी हमारे सीने में बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये जनता भी कह रही है। मैं अगर आपको वो कहना चाह रहे तो मैं वो भी कह रहा हूँ कि 200 पे भी जनता ये इसलिए कहेगी कि जनता इस बात को जानती है कि अगर मोदी जी ने अगर 200 रुपये पेट्रोल किया है या डीजल किया है तो ये पैसा कहीं न कहीं सुरक्षा की व्यवस्था में लगेगा, ये पैसा कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, ये पैसा कहीं न कहीं शिक्षा के लिए लगेगा, ये पैसा कहीं न कहीं पिछड़ों को बढ़ाने के लिए लगेगा, कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगेगा। ये पैसा मतलब आज की तारीख में सबसे बड़ा फख्र से और गर्व से भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को कह सकते हैं कि ईमानदारी से अगर कोई सरकार काम कर रही है तो मोदी जी की सरकार है, केंद्र में बैठी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ भी है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आज योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये 2G 3G का ज़माना गया, कॉमनवेल्थ का ज़माना गया, जब सिर्फ भ्रष्टाचार के एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए जाते थे। यहाँ रिकॉर्ड बनाते हैं तो 8 लेन बनाने का रिकॉर्ड बनाती है सरकार, यहाँ रिकॉर्ड बनाती है सरकार तो CA हटाने का, 370 हटाने का, सीमाएं मजबूत करने का, नए नए हथियार बनाने का, वैक्सीन लाकर एक्सपोर्ट करने का, रेल के डिब्बे एक्सपोर्ट करने का,
तो ये सरकार रिकॉर्ड बनाती है। तभी तो बाई इलेक्शन हार गया। देश का सम्मान अरे, बढ़ाने बाई का। इलेक्शन इसमें तो हार बाई गया। इलेक्शन वाली बात मैंने कह दी। बाई इलेक्शन में हार गया। स्थानीय विषय भी काम कर जाते हैं। आप जब ओवरऑल देखेंगे तो आपको परिणाम निश्चित रूप से दिखेंगे कि क्या परिणाम है। उत्तर प्रदेश के परिणाम तो आज भी छपे हुए हैं, अपन बाद में भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है और योगी जी का काम जीता हुआ है। योगी जी की सरकार का काम और जो आज वहाँ पे सुरक्षा की स्थिति है। हमारे यहाँ पहले व्यापारी आया करते थे, कहते थे 6 बजे बाद उत्तर प्रदेश में बाहर नहीं निकलना। 6 बज गए मतलब जहाँ जो होटल मिलकर रुक जाओ। आज वही व्यापारी आया कहता है 9 बजे 10 बजे 11 बजे भी अगर आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हो तो अब किसी की ताकत नहीं है वहाँ कुछ गड़बड़ कर दे। तो ये बदलाव है। ये बदलाव है। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमको दे दिया और बहुत सारी आपसे बातें हो गई। कहीं न कहीं आपने जो बात करी मेरे से कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, योगी जी की आपने बात करी, मोदी जी पावरफुल देश के प्रधानमंत्री है, जनता जो किसानों का बिल वापस लिया, देश हित में हुआ, तमाम बातें आपकी हुई है। और मैं आपसे फिर मिलूंगा यूपी के इलेक्शन के बाद। आज आप वादा कर रहे हैं ना कि यूपी में सरकार बनेगी भाजपा की, सरकार भाजपा की बनेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी। 21 नवंबर 2021 है आज। बहुमत के साथ बनेगी और जबरदस्त बहुमत के साथ बनेगी। और महेंद्र जी उस दिन हम आपको मुंह मीठा कराएंगे जब हम अगली बार उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जब मिलेंगे तो उसके लिए मुंह मीठा कराएंगे। बीच में भी मिलते रहेंगे। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज समय आपने मुझको दिया। धन्यवाद।